everyone, this is Simran. Welcome back to our YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. I hope you people are doing well. और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नई यूनिट, दैट इज यूनिट 3 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस. इससे पहले हमने डिस्कस किया था यूनिट 10, दैट इज आपका मोटिवेशन, और उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है. ठीक है, तो अगर आप इसे किसी ने नहीं देखी है उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. प्लस जो भी स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वो वीडियो उतना ही यूजफुल होगा. ठीक है, दूसरी चीज ये कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब कम्युनिटी टैब और अब वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया है कि आपके जून 2021 के एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हो गए हैं आज से, दैट इज 17th ऑफ मई, और ये रहेंगे आपके 15th ऑफ जून 2021 तक. ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स को फॉर्म फिलअप करना है आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए, और जिन भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट अभी अवेटेड है थोड़ा सा वेट कर लीजिए. हो सकता है जो यूनिवर्सिटी है वो आपके रिजल्ट्स यहाँ डिक्लेयर कर दे जितने भी सब्जेक्ट्स के बचे हैं. ठीक है, उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा. ठीक, तीसरी चीज यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि आप में से काफी स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है कि मैम आपकी वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प हो रही है, आपकी वीडियो से हम अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं और हमारा रिजल्ट भी काफी अच्छे का है. तो मुझे ये पढ़ के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. तो अगर आप में से किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को जरूर शेयर करा करिए ताकि मैं भी और ज्यादा मोटिवेटेड फील करूं और आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियो लेके आऊं. ठीक है, और अब मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि रोज आप लोगों को वीडियो जरूर मिले. ठीक है, पूरी कोशिश जरूर करूंगी. चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है. अब आप लोग को याद होगा जब हमने यूनिट 1 डिस्कस करी थी तो मैंने आपको ये बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारा वो बेसिकली फॉर्मल होता है, सिस्टमैटिक होता है, और वहां पर हम हायरार्की की बात करते हैं. इसका मतलब ये है, हायरार्की क्या मतलब हुआ कि रोल्स सबके असाइंड होते हैं, है ना. हमने एक पिरामिड भी पढ़ा था, इफ यू पीपल रिमेम्बर, जहां पर हमने बात करी थी लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट की. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो रोल्स हैं वो ऑलरेडी असाइंड हैं. जो लोअर लेवल मैनेजमेंट को करना है, इसके अंदर जो भी एम्प्लॉइज वर्कर्स आ रहे हैं इनको जो टास्क परफॉर्म करना है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है और वो वही टास्क ही परफॉर्म करेंगे. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? एक एस्टैब्लिश्ड पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप अमंग द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जहां पर रिलेशनशिप क्या है, एक सेट पैटर्न के अंदर एक सिस्टमैटिक वे में टास्क को परफॉर्म करना है, तो यहाँ पर हमें रिलेशनशिप को भी उस हिसाब से सेटअप करने की जरूरत होती है. सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन दिस सेंस रिफर्स टू द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स एंड द पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, मैंने आपको यही चीज बताई ना कि रोल्स यहाँ पर पहले से ही डिसाइडेड होते हैं और जो पर्सन जिस रोल के लिए असाइन किया गया है, उसको जो रोल असाइन किया गया है, जो टास्क उसको करना है, वो वही टास्क ही परफॉर्म करेगा. ठीक है, जस्ट एज ह्यूमन बीइंग्स हैव स्केलेटन दैट डिफाइन देयर पैरामीटर्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट डिफाइन दिस. तो जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या होता है, स्केलेटन होता है उनका, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी स्ट्रक्चर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है. ठीक है, इट इज लाइक द आर्किटेक्चरल प्लान ऑफ अ बिल्डिंग, क्योंकि हम बिना स्ट्रक्चर के ऑर्गेनाइजेशन को रन करने की बात नहीं कह सकते हैं, है ना. क्योंकि जब आप ग्रुप ऑफ पीपल के साथ काम कर रहे हैं तो एक सेट पैटर्न होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना चाहते हैं. जब आपको पता ही नहीं कि आपको क्या काम करना है, किसको क्या रोल असाइन करना है, आपने किसी को भी कोई रोल असाइन कर दिया, हो सकता है पर्सन की एक्सपर्टीज मार्केटिंग में हो और आपने उसको कोई और डिपार्टमेंट दे रखा हो, तो क्या वो उस हिसाब से टास्क परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो जो पर्सन जिस चीज के लिए सूटेबल है उसको वही रोल असाइन किया जाता है. ठीक है, just as the architect considers various factors like cost, space, special features needed, etc. while designing a good structure, the manager too must look into factors like benefit of specialization, communication problems, problems creating authority levels, etc. before designing the organizational structure.
तो जिस तरीके से जो आर्किटेक्ट है अगर वो किसी बिल्डिंग को बनाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले वो देखता है कि कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी स्पेस की जरूरत है उसको, ठीक है, और रॉ मटेरियल कितना लगेगा और डिफरेंट चीजों की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से जो मैनेजर है जब वो स्ट्रक्चर बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाता है, तो वो भी कुछ फैक्टर्स को यहाँ पर कंसिडर करता है, ठीक है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है वो आपका होता है मैनेजर, है ना। ये चीज हमने यूनिट 1 में भी डिस्कस करी थी कि मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक की रोल प्ले करता है। सबसे पहले तो उसको ये देखना होता है कि किस टाइप का हमको टास्क परफॉर्म कराना है, किस टाइप की एक्टिविटीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी है, उसके अकॉर्डिंग जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। फिर लोगों को ऑर्गेनाइज करा जाता है, ग्रुप बनाए जाते हैं कि पर्टिकुलर टास्क के लिए कौन सा पर्सन सूटेबल होगा, उसके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग हम उसको रोल्स असाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम गोल्स, डेडलाइंस देखते हैं कि हमारा पर्टिकुलर ये गोल है और हमें इतने टाइम के अंदर अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करना है, किस तरीके से हमें पूरे ऑपरेशंस करने हैं, हमारा जो टास्क हो रहा है वो प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो ये पिरामिड की ही शेप ले रहा है। पिरामिड की शेप क्यों ले रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? एक ऑर्गेनाइज्ड वे में टास्क को परफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है दैट द फॉर्मल रिलेशनशिप विद वेल डिफाइंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जहां पर भी हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तो रिलेशनशिप कैसा हो जाता है हमारा? फॉर्मल। और जब फॉर्मल रिलेशनशिप होगा तो इसका मतलब वहां पर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेल डिफाइंड होंगी, प्री डिफाइंड होंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये चीज मैंने अभी आपको बताई भी कि एक हायरार्किकल रिलेशनशिप होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है द टास्क और द एक्टिविटीज असाइंड टू डिफरेंट पर्संस एंड द डिपार्टमेंट। ये चीज अभी हमने ऊपर डिस्कस भी कर ली कि पहले से ही ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइडेड होती हैं, तो जिस पर्सन को जिस टास्क के लिए असाइन किया गया है वो वही टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन ऑफ द वेरियस टास्क एंड एक्टिविटीज। अब जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन प्लेज अ की रोल, कोऑर्डिनेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्योंकि जब ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है और वहां पर अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं सेटअप होगा, तो हम ऑर्गेनाइजेशनल टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कभी भी अचीव नहीं हो पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है अ सेट ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड्स एंड मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस व्हिच आर फॉर्मुलेटेड टू गाइड द पीपल एंड देयर एक्ट। के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसको फॉर्म किया जा रहा है तो उसके कुछ गोल्स होंगे, ठीक है, उसके कुछ विजन होगा, कुछ उसका मिशन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रैटेजीज फॉर्म करते हैं, अपनी पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं, प्रोसीजर्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जो भी एक्टिविटीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होनी है उसके लिए पहले से ही स्टैंडर्ड सेट किया जाता है ताकि हम कंपेयर कर सके कि हम वहां तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, ठीक है। और जितनी भी एक्टिविटीज आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं उनका प्रॉपर इवैल्यूएशन भी होता है ताकि हमें पता चल सके कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। पिछले साल से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया ऑर्गेनाइजेशन ने या पिछले साल से खराब परफॉर्म किया। अगर खराब परफॉर्म किया तो लूपहोल्स कहाँ रह गए, करेक्टिव एक्शंस कहाँ लेने की जरूरत है, तब करेक्टिव एक्शंस भी लिए जाते हैं, ठीक है। तो इन ऑल बहुत ही इजी है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग जब यूनिट 1 डिस्कस करी थी तो वहां पर भी सिमिलर पॉइंट्स ही डिस्कस करे थे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैंने आप लोग को हमेशा एक चीज बताई है कि मीनिंग और डेफिनेशन एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है, स्पेशली इन 20 मार्क्स क्वेश्चन, है ना। आप लोग को बताया है कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए, किस तरीके से आपको 20 मार्क्स के आंसर्स लिखने हैं, और डेफिनेशन अगर है तो उसको इंक्लूड करना ही करना है और कोशिश यही करनी है कि एटलीस्ट 2 डेफिनेशंस तो आप लिखें ही लिखें, ठीक है। सबसे पहली डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू लॉन्सबरी फिश, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज मोर देन अ चार्ट. It is a mechanism through which management directs, coordinates and controls the business. It is the foundation of management. है ना। अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया
कि जिस तरीके से जो आर्किटेक्ट है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने से पहले कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करता है, उसी तरीके से जो मैनेजर है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉर्म करने से पहले कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करता है। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, फाउंडेशन होता है। जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन, उसी तरीके से मैनेजमेंट में स्ट्रक्चर रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक फॉर्मल या फिर कह सकते हैं क्वाजी फॉर्मल नेटवर्क है ऑफ रिपोर्टिंग और कंट्रोलिंग रिलेशनशिप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग रिलेशनशिप्स क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं मैनेजर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप की, तो एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। ठीक है, एंड द पावर एंड ड्यूटीज एसोसिएटेड विथ ईच रोल इन दिस नेटवर्क, और पावर्स और ड्यूटीज भी उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रांसफर की जाती है। मैनेजर्स के पास ऑब्वियस सी बात है कि पावर्स और ड्यूटीज ज्यादा होंगी इन कंपैरिजन टू आपके मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट के वर्कर्स के। ठीक है, आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द फोर्सेस दैट अफेक्ट द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्या होता है, फाउंडेशन होता है। ठीक है, सो इट इज डिजाइन्ड इन सच अ मैनर एज टू सर्व एज एन इंस्ट्रूमेंट टू अकम्प्लिश द सोशल गोल। द एक्सटेंट टू विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अचीव इट्स गोल इज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट डिटरमाइंड बाय इट्स स्ट्रक्चर। यहाँ से सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन एक एक्सटेंट तक अपने टारगेट्स को अचीव कर पा रहा है, अपने गोल्स को अचीव कर पा रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसने फॉर्म किया है उसको बनाने में वो सक्सेसफुल हुआ है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग उसने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है वो स्ट्रैटेजी बहुत ही फ्रूटफुल साबित हुई है। ठीक है, अभी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो बनाया है वो अच्छा और बुरा का क्या मतलब, वो अच्छा मतलब ये है कि प्रॉपर रिलेशनशिप सेटअप है मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच में, एक कोऑर्डिनेशन है दोनों के बीच में और जो भी आपके वर्कर्स हैं उनके बीच में। ठीक है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने प्रॉपरली डिवाइड करी हुई है। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें तो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमने रोल्स को असाइन किया है। तो यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को प्रॉपर बनाते हैं, सही बनाते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, या फिर कह सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या जरूरत है या फिर क्यों इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना? तो सबसे पहला पॉइंट है क्लियर कट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। हम यहाँ पर ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपरली सेटअप कर सकते हैं, वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर होती है। ठीक, सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एलोकेट्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट स्पेसिफाइज हु इज टू डायरेक्ट होम एंड हु इज अकाउंटेबल फॉर व्हाट रिजल्ट। सब चीजें यहाँ पर प्री डिफाइंड होती हैं, कौन सबऑर्डिनेट किसके अंदर काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसकी क्या ड्यूटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक चीज पहले से डिसाइडेड होती है ताकि कोई भी कंफ्यूजन किसी भी एम्प्लॉय के बीच में ना हो। सो द स्ट्रक्चर हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर टू नो व्हाट इज हिज रोल एंड हाउ डज इट इज रिलेटेड टू अदर रोल्स। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है शुरू से ही कि कम्युनिकेशन प्लेज अ की रोल इन ऑर्गेनाइजेशन, और हम अगर अपनी लाइफ की बात करें तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन एंड coordination by grouping activities and people, structure facilities communication between people centered on their job activities. People who have joint problems to solve often needs to share information. तो जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तब तक हम इंफॉर्मेशन को आगे शेयर नहीं कर पाएंगे, और जब इंफॉर्मेशन आगे शेयर नहीं होगी तो हम कभी भी अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि अगर मैनेजर्स ने कभी भी एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को अपने गोल्स कन्वे नहीं किए तो वो उसके अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म नहीं करेंगे। जब टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये कि कई बार ऐसा होता है जो आपके वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और वो आपस में भी रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या फिर हो सकता है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनकी प्रॉब्लम सिमिलर है
तो वहां पर क्या जरूरत होती है, इंफॉर्मेशन को फर्दर शेयर करने की, ताकि जो हमारे एम्प्लॉइज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी रिसॉल्व किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोकेशन ऑफ डिसीजन सेंटर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ सेंटर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट टास्क जो होता है मैनेजर का, वो होता है डिसीजन लेने का। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो मैनेजर्स हैं वो पावर्स अपने तक ही रखते हैं, कई बार पावर्स को डिसेंट्रलाइज भी कर दिया जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन और मैनेजर का कंट्रोल कितना ज्यादा है। ठीक है, अ डिपार्टमेंटल स्टोर फॉर इंस्टेंस में फॉलो अ स्ट्रक्चर दैट लीव्स प्राइसिंग, सेल्स, प्रमोशन, अदर मैटर्स लार्जली अप टू इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स टू इंश्योर दैट वेरियस डिपार्टमेंटल कंडीशंस आर कंसिडर। कि यहाँ पर अगर हम डिपार्टमेंटल स्टोर का एग्जांपल लें तो डिपार्टमेंटल स्टोर में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी प्राइसिंग किस तरीके से करनी है, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किस तरीके से करना है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक किस तरीके से लगानी है, कॉस्ट कितनी आ रही है, हमको किस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करना है, ये सब डिसीजन कौन लेता है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की अपनी कंडीशंस अलग होती हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए डिसीजन लेना पड़ता है। हो सकता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कोई एक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और बाकी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है बट ज़्यादा नहीं है, तो जो कंज्यूमर्स की डिमांड उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स मंगवाए जाएंगे। हो सकता है दूसरे डिपार्टमेंटल स्टोर में उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है इतनी ज़्यादा। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है और उसके अकॉर्डिंग ही जो कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग ही हमें डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर बैलेंसिंग। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट्स द प्रॉपर बैलेंस एंड एम्फसाइजेस ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज। तो ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो ग्रुप एक्टिविटीज हमेशा से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा तभी प्रॉपर हो सकता है, हम आइडियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तभी कह सकते हैं जब उसमें बैलेंस हो, किसमें हमारी जो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है और जो लोग उसको परफॉर्म कर रहे हैं उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और एक बैलेंस हो, तभी हम आगे अपने स्ट्रक्चर को अच्छे से फॉर्म कर सकते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकता है। ठीक, so those more critical aspect for the success of the enterprise may be given higher priority in the organization। यहाँ पर देखिए कि इम्पोर्टेंट चीज कह रहा है कि जो हमारे क्रिटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं एंटरप्राइज के, उनको हायर प्रायोरिटी देनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मतलब कि जो टास्क डिफिकल्ट है या फिर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पर क्रिटिकली इवेलुएट करने की जरूरत है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ऐसी चीजों पे एम्फोसिस ज्यादा होना चाहिए, हमको प्रायोरिटी ऐसी चीजों को ज्यादा देनी चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी। अब अगर हम साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को साउंड कब माना जाएगा, जब उसमें क्रिएटिव थिंकिंग हो, इनोवेशन हो, नए आइडियाज की बात हो रही हो। ठीक है, मान लेते हैं अगर हमें कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर्स कितने हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी स्ट्रैटेजीज को फॉर्म करना पड़ेगा कि हमें अपने कॉम्पिटिटर से चीज़ों को अलग रखना है, या फिर हम अपने प्रोडक्ट में ऐसी क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं जिससे हमारे कस्टमर्स अट्रैक्ट होके हमारा प्रोडक्ट ले लें और कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ना परचेज करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कि जहाँ पर हमारे माइंड का यूज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जब माइंड का यूज होगा तभी तो हम क्रिएटिव थिंकिंग ला पाएंगे, न्यू आइडियाज जनरेट कर पाएंगे, इनोवेटिव टेक्निक्स ला पाएंगे। ठीक है, so sound organization structure stimulates creative thinking and initiative among organizational members by providing well-defined pattern of authority. Everybody knows the areas where he specializes and where his effort will be appreciated. Next point है हमारा encouraging growth. So an organization structure provides a framework within which an enterprise functions. It is flexible. It will help in meeting challenges and creating opportunities for growth. कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं और उन चेंजेस को अडेप्ट करना ज़रूरी होता है। अगर आपने उन चेंजेस को अडेप्ट नहीं किया तो आप कंपटीशन में पीछे हो जाते हैं। ठीक, इसका बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल याद आ रहा है तो आप लोगों को बताती हूँ। एक फ़ोन आता था नोकिया 1100 करके, है ना, और नोकिया उस टाइम पर ऐसा सीन था कि अगर आपने फ़ोन खरीद दिया नोकिया का तो 10 साल तक तो फ़ोन में कुछ होने वाला है नहीं। भले आप उसको गिरा दें, भले वो वॉशिंग मशीन में घूम जाए, भले आप उस फ़ोन को खींच के मार भी दें किसी को,
पर्सन को कुछ हो सकता है लेकिन फोन को कुछ नहीं होएगा। लेकिन अगर आज के फोन की बात करें तो बेड से जरा सा भी अगर गिर जाए तो हो सकता है कि उसकी स्क्रीन चली ही जाएगी, है ना, इतने ज्यादा डेलिकेट है आजकल के फोन। पहले क्या था, नोकिया ने पूरी मार्केट कैप्चर कर रखी थी, लेकिन धीरे धीरे एंड्रॉयड इंट्रोड्यूस जब होने लग गया तो एंड्रॉयड ने मार्केट पकड़ना स्टार्ट कर दी और फिर एंड्रॉयड के ही फोन मार्केट में दिखने लग गए थे। ठीक है, अब नोकिया के साथ क्या सीन था, विंडोज फोन लेके आए वो। ठीक, अब विंडोज फोन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को चलाना नहीं आ रहा था कि किस तरीके से इस फोन को हमें यूज करना है, क्योंकि अगर हम एंड्रॉयड से कंपेयर करें तो हो सकता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए विंडोज फोन इन कंपैरिजन टू एंड्रॉयड। अब उन्होंने सोचा कि हम तो कुछ अलग ही करेंगे, हम तो भीड़ वाला काम नहीं करने वाले। ठीक, तो उन्होंने एंड्रॉयड नहीं इंट्रोड्यूस किया और हमने क्या देखा कि जितनी तेजी से नोकिया ने मार्केट को कैप्चर किया था उतनी ही तेजी से नोकिया का डाउनफॉल भी आया। तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस लाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स की यहाँ पर मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप जो भी हमारे IBO1 के वीडियोस हैं उसकी PDF है आप हम लोग को टेलीग्राम पर एक बार प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि दिक्कत हो रही है हम लोग को सर्च करने में भी आपकी PDFs। ठीक है, एक्सेस नहीं कर पा रहे थे काफी स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर सारी PDF लाइन से प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। 2K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं और उम्मीद करती हूँ जल्दी ये 3K भी हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लास्ट पॉइंट है हमारा मेकिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। सो अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर व्हिच इज अडैप्टेबल टू चेंज कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। It will modify the existing pattern of authority responsibility relationship in the wake of technological improvement। देखिए, अभी मैंने आपको यही चीज बताई कि हमारे एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं अगर उन चेंजेस को हम अडेप्ट कर लेते हैं तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बेनिफिशियल होगा। हम अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जो नई चीज़ें आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हम उनको भी इजीली अडेप्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने तक ही स्टिकअप रहेंगे तो हम कभी भी ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंसेस भी आ जाते हैं और डिफरेंस पूछा गया है आपका फंक्शन स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के बीच में भी। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर में, तो मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा सकूं। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर की तरफ। तो जैसा कि आप लोगों को नाम से समझ में आ रहा होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है, फंक्शन के बेसिस पे जब हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है वही कहलाता है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका बेसिक मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर फॉर्म किया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वही कहलाता है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। सो द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप सजेस्टेड बाय F.W. Taylor। In the functional organization, the organization is divided into number of functional areas. Each function is managed by a functional expert in that area. ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर कुछ फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे प्रोडक्शन का काम हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन एक फंक्शन हो गया, फिर मार्केटिंग हो गया, HR हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात करें फाइनेंस हो गया। ठीक, अगर नेक्स्ट बात करें सेल्स एंड प्रमोशन, तो ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किए जाते हैं और हर एक फंक्शन को मैनेज करने के लिए एक फंक्शनल एक्सपर्ट होता है जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज है, जो सारे टास्क को देखता है, उसको मैनेज करता है, उसकी मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, तो एवरी फंक्शनल एरिया सर्व्स ऑल अदर एरियाज। ठीक है, तो जो हमारे फंक्शनल एरियाज हैं वो डिफरेंट अदर एरियाज को भी यहाँ पर सर्व करते हैं। जैसे कि
अगर हम यहाँ पर बात करें एचआर की, एचआर क्या है, हमारा एक फंक्शनल एरिया है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट एम्प्लॉयज के यहाँ रिक्रूटमेंट करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और फिर जिधर जिधर जिस डिपार्टमेंट के लिए उनको वर्क असाइन किया गया है वो उधर चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो उसी के लिए ही यहाँ पर एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया जाएगा और उन्हीं को ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उस डिपार्टमेंट भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, द परचेसिंग डिपार्टमेंट हैंडल्स द परचेजेस फॉर द एंटायर कंसर्न। ठीक है, अगर परचेसिंग डिपार्टमेंट की बात करी जाए तो वो पूरी कंसर्न की परचेजेस को यहाँ पर देखते हैं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की परचेज के लिए देखेंगे और दूसरे डिपार्टमेंट के लिए नहीं देखेंगे। ठीक है, तो एवरी फंक्शनल एरिया सर्व्स ऑल अदर एरियाज, इस चीज को याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें फाइनेंस फंक्शन की, तो यहाँ पर जो हमारा फाइनेंस मैनेजर, उसका क्या रोल होगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस को मॉनिटर करना, उसको कंट्रोल करना। ठीक है, कि प्रोडक्शन में हमको कितना बजट देने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें सेल्स या प्रमोशन के लिए कितना बजट एलोकेट करना है, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी देनी है। ठीक है, तो इसका पूरा कंट्रोल किसके पास रहेगा, फाइनेंसिंग मैनेजर के पास रहेगा। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर बात होती है, पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर काम नहीं होता है। ठीक है, thus in any industrial organization, specialized functions like manufacturing, marketing, finance and personnel constitute as separate unit of organization. All their activities connected with each such function are placed in the same unit. So as the volume of the activity increases, sub-units are created at lower level in each unit and the number of persons under each manager at various levels are added. जैसा कि अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं और हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन एक्सपर्ट को यहाँ पर असाइन किया जाता है। ठीक है, अब जो फंक्शनल एक्सपर्ट है इसके अंदर डिफरेंट पीपल, डिफरेंट वर्कर्स काम करते हैं। अब जैसे जैसे हमारी एक्टिविटीज हर एक फंक्शन के अंदर बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें अपनी जो यूनिट्स हैं उनको सब डिवाइड करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे रिक्रूटमेंट भी करनी पड़ेगी ताकि जो वर्कर्स हैं वो टास्क को कंप्लीट कर सके। क्योंकि अगर हमारी यूनिट सब डिवाइड हो रही है इसका मतलब है कि हमको पर्सनल्स की ज़रूरत है, हमें वर्कर्स की और ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, सो द नंबर ऑफ पर्सन्स अंडर ईच मैनेजर एट वेरियस लेवल ऑल्सो गेट्स एडेड। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड तरफ। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फ्लो चार्ट में, ये हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या किया, डिफरेंट फंक्शंस को डिवाइड कर दिया और हर एक फंक्शन के लिए फंक्शनल मैनेजर को यहाँ पर अपॉइंट कर दिया है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये फाइनेंस के लिए है, ठीक है, ये एचआर के लिए है और ये परचेज के लिए है, मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या किया, अपने स्टाफ को भी अपॉइंट कर दिया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपने अगर फंक्शनल हेड्स यहाँ पर बनाए हैं तो जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं उसके लिए हमें स्टाफ की जरूरत पड़ेगी ही। तो इसके अंदर हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट स्टाफ्स को अपॉइंट कर दिया। तो यही कहलाता हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर हम फंक्शंस के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं। ठीक, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं मेरिट्स ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्पेशलाइजेशन। देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया कि फंक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर पर्सन जिस भी फंक्शन में एक्सपर्टीज होगा उसका, मान लेते हैं कि किसी का प्रोडक्शन में है, ठीक है, किसी का प्रोडक्शन में है, किसी का एचआर में है, किसी का फाइनेंस में है, तो जिसमें एक्सपर्टीज होगा हमने क्या किया, उसको वही एरिया यहाँ पर दे दिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि जिसका जिस चीज में एक्सपर्टीज है, स्पेशलाइजेशन है, वो वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। ठीक है, सो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स अ लॉजिकल डिवीजन ऑफ वर्क. This results in specialization of the function. Every functional manager is an expert in his area and all the workers get benefit of his expertise. ठीक है, अगर हमने यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए देखा है तो यहाँ पर जो आपका फंक्शनल हेड होगा उसका प्रोडक्शन में एक्सपर्टीज होगा, यहाँ पर बात करें तो उसका एचआर में होगा, यहाँ पे फाइनेंस में होगा। तो जब एक्सपर्टीज है तो जो वर्कर्स या स्टाफ इसके अंदर काम कर रहा है उनको भी यहाँ पर स्किल मिलेगी, उनका भी डेवलपमेंट होगा, वो भी नई चीजें सीख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। अब इस पॉइंट के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि अगर हमारा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, हमको वहीं पर काम करने को मिल गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी।
So every employee in the organization concentrates on one function only and receives the expert guidance from the specialist. As a result, the efficiency of operation becomes high. ठीक है, आप इससे इसको रिलेट कर सकते हैं आराम से. तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्कोप फॉर एक्सपेंशन. इट फैसिलिटेट्स मास प्रोडक्शन थ्रू स्पेशलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन. A change can be introduced in this type of organization. There is scope for expansion. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है. ठीक है, तो अगर हमें कहीं पर कोई चेंजेस करने हैं, कोई मॉडिफिकेशन करना है, स्टैंडर्डाइजेशन करना है अपने प्रोडक्ट का, या कुछ भी XYZ हमें चेंजेस लाने हैं, तो वो इजी होते हैं इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि हमने हर एक फंक्शन को यहाँ पर अलग से डिवाइड किया हुआ है. और किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में अगर हमें चेंज करने की जरूरत है तो हम आराम से कर सकते हैं. उसमें अगर एक्सपेंशन करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो वो इजीली किया जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिडक्शन ऑफ वर्कलोड. सो एवरी फंक्शनल हेड लुक्स आफ्टर वन फंक्शन ओनली एंड सो द वर्क बर्डन ऑन द टॉप एग्जीक्यूटिव इज रिड्यूस्ड. ठीक है, हर एक फंक्शन के लिए हमने यहाँ पर फंक्शनल हेड को असाइन किया हुआ है. तो जो हमारा टॉप लेवल है, इनका जो काम होता है, इनका जो बर्डन होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पर अपने मैनेजर्स को बैठा रखा है जो ऑपरेशंस को मैनेज करेंगे, जो ऑपरेशंस को देखेंगे और उसे मॉनिटर करेंगे. ठीक है, सो इट इंश्योर्स द सेपरेशन ऑफ मेंटल एंड मैनुअल फंक्शन. लास्ट पॉइंट है इसमें बेटर कंट्रोल. इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ जॉइंट सुपरविजन ऑफ वर्क. एज अ रिजल्ट फंक्शनल कंट्रोल बिकम्स मोर इफेक्टिव इन कंपैरिजन विद लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. ये इस पॉइंट में बोल रहा है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से अगर हम लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करें तो बेटर कंट्रोल हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में होता है. ठीक है, अब ये लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझा देती हूँ. मान लेते हैं ये हमारे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक, अब इनके नीचे आ जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट. ठीक, अब इसके बाद फर्दर ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड होता है और यहाँ मान लेते हैं ये है वीपी मार्केटिंग. ठीक है, यहाँ पर वीपी आपके आ गए ऑपरेशंस, यहाँ पर वीपी फाइनेंस, यहाँ पर वीपी एचआरडी. ठीक है, इसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन और फर्दर डिवाइड होता चला जाएगा. ठीक है, तो जो कंट्रोल है वो ज़्यादा बेहतर किसमें होता है, हमारे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, एक टॉप अथॉरिटी है, उसके अंदर हमारे सिर्फ फंक्शनल हेड्स और उनके नीचे स्टाफ है. तो जो भी पर्सन यहाँ पर है वो अकाउंटेबल किसको है, सिर्फ इनको है. तो यहाँ पर वो बेटर कंट्रोल प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर उनको लग रहा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ दिक्कत है या फिर वहाँ से कुछ क्वेरी है तो सीधे उसी को कांटेक्ट करेंगे. ठीक है, तो ये काफ़ी इजी भी हो जाता है और कंट्रोल भी यहाँ पर बेहतर हो जाता है इस वजह से. ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं डीमेरिट्स ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की. तो सबसे पहला है कॉम्प्लेक्सिटी. सो देयर आर मेनी क्रॉस रिलेशनशिप्स व्हिच क्रिएट कंफ्यूजन. अ वर्कर मे रिसीव कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स. अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हो सकता है कि डिफरेंट मैनेजर्स से सबऑर्डिनेट को यहाँ पर काम मिले, वर्क असाइन हो. ठीक है, इससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है क्रॉस रिलेशनशिप अगर होगी तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तब उसको समझ नहीं आएगा कि किसके ऑर्डर्स को पहले मानना है. ठीक, नेक्स्ट बात करें एब्सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. अब देखिए इस पॉइंट को हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, क्रॉस रिलेशनशिप की, जहाँ पर एक सबऑर्डिनेट को एक से ज्यादा मैनेजर से यहाँ पे ऑर्डर मिल सकते हैं. और यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको सिर्फ एक ही मैनेजर, एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स मिलने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए है एब्सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. सो इन सच ऑर्गेनाइजेशन अ पर्सन इज अकाउंटेबल टू सेवरल सुपीरियर्स. एज अ रिजल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिजल्ट्स कैन नॉट बी इजीली फिक्स्ड. नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. सो इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड इन ऑपरेशन बिकॉज इट इंटेल्स द डिविजन ऑफ फंक्शंस इनटू अ नंबर ऑफ सब फंक्शंस. दिस लीड्स टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द वर्कर्स एंड फंक्शंस. जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया था कि मान लेते हैं ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ये तीसरा फंक्शन है. ठीक है, अब अगर हमारी एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फंक्शंस को डिवाइड करना पड़ेगा. ये हमने फंक्शंस को डिवाइड कर दिया, अब इसके लिए हमको फिर स्टाफ भी अपॉइंट करना पड़ेगा. तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन है वर्कर्स और उनके फंक्शंस बीच में, ये हो सकता है प्रॉपर ना हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो फंक्शंस है वो इंक्रीज कर गए. हो सकता है जो आपके और वर्कर्स हैं उनके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन दूसरे वर्कर्स का नहीं बैठ पा रहा हो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिले इन डिसीजन मेकिंग. सो अराइविंग एट अ डिसीजन रिक्वायर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेवरल स्पेशलिस्ट.
सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज स्लो। देखिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर नेक्स्ट डीमेरिट की बात करें तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो हो सकता है। उसकी वजह ये है कि हमने क्या किया है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अब फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवीजन किया है, और ये फंक्शंस जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, ना कि सिर्फ एक यूनिट या एक डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर मार्केटिंग एक फंक्शन है और यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर, ऑब्वियस बात है, इनको अपॉइंट किया गया है। अब इनको है फंड्स की जरूरत, और किसके पास जाएंगे, ऑब्वियस बात है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास या आपके फाइनेंस मैनेजर के पास यहाँ पर जाएंगे। ठीक, अब अगर फाइनेंस मैनेजर ही यहाँ पर डिसीजन लेने में डिले कर देता है, हमको फंड्स को एलोकेट करने में डिले कर रहा है, बजट नहीं बना रहा है, या कुछ भी XYZ रीजन हो, डिले हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पर हमारा काम फंसा हुआ है, जो हमें यहाँ पर काम करना था, वो भी इसकी वजह से रुक जाएगा, है ना। अब अगर ये फंड्स को एलोकेट नहीं करेंगे, हमको फंड्स देंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, आगे मार्केटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, डिसीजन डिले हो जाता है। ठीक, लास्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेंसिव। सो इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट आर रिक्वायर्ड, देयरफॉर इट इज एक्सपेंसिव। ऑब्वियस बात है, हमने फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, तो हर एक फंक्शन के लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। अब उनको भी हमें अपॉइंट करना पड़ेगा, और स्पेशलिस्ट होंगे तो हमें उसके अकॉर्डिंग उन्हें रेम्युनरेशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड ही ना कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में। अभी हमने पीछे फंक्शनल स्ट्रक्चर डिस्कस किया, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। सो डिविजनल स्ट्रक्चर इज सिनोनिमस टू डिसेंट्रलाइजेशन व्हिच इंप्लाइज transferring of powers of decision making and accountability across employees of business units that are separate business with a broad organizational framework. So business in divisional structure operates autonomously and are grouped either on the basis of geographic location, different customer segments they cater to products. आप कहोगे मैम इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज समझाइए कि कहना क्या चाह रहा है। देखिए कहना ये चाह रहा है कि मान लेते हैं ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर हमने डिवीजन कर दिया है, और ये जो डिवीजन हुआ है ये हमारी सेपरेट यूनिट्स है, इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, मतलब कि ये अपने में ही एक डिवीजन होती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप। ये क्या होती हैं, अपने में ही एक डिवीजन होती हैं। ठीक, अब अपने में ही डिवीजन है तो इससे क्या फायदा है, इससे फायदा ये है कि इसका जो भी ऑपरेशन है, इसकी जो भी मार्केटिंग है, इसके जो भी आपके फंक्शंस हैं, जितने भी फंक्शंस होंगे, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये अलग एक यूनिट की तरह ऑपरेट किया जाएगा। ठीक, जैसे अभी हम पीछे पढ़े थे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शनल स्ट्रक्चर में, उसमें क्या था, फंक्शंस के बेसिस पर हमने यहाँ पर डिवाइड किया था। अब ये जो डिवीजन होता है ये आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिक लोकेशन, कस्टमर्स के बेसिस पे, और हम फर्दर प्रोडक्ट के बेसिस पर भी क्या करते हैं, ये डिवीजन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट ऑफ सैमसंग इज कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट सैमसंग का वो अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मार्टफोन डिपार्टमेंट अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मोर ओवर अ फर्म्स सिटी डिविजन माइट बी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स अदर सिटी डिविजन. Each division would have its own advertising, sales, production, clerical, accounting and development staff. So the divisional structure tends to ease the task of each level of management. It becomes easier for them to evaluate staff and divisional performance and base their compensation on their success rate. देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम सैमसंग। ठीक है, और ये जो डिवीजन कर रहे हैं हम वो प्रोडक्ट के बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या क्या प्रोडक्ट सैमसंग आपको ऑफर करता है, सबसे पहले टीवी और वीडियोस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्मार्टफोन्स। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें तो होम अप्लायंसेस। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पीसीज। ठीक है, कैमरा। ठीक, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सैमसंग के ही सारे प्रोडक्ट्स हैं लेकिन इनका डिवीजन कर दिया गया है, इनको अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पर बांट दिया गया है। ठीक है, अब
अलग अलग डिवीजन बनाने का मतलब ये, जैसे मान लेते हैं डिवीजन 1 है, डिवीजन 2, डिवीजन 3, डिवीजन 4, डिवीजन 5 या फिर डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करने से फायदा क्या होगा कि मान लेते हैं हम स्मार्टफोन्स की बात करते हैं, ठीक है। तो स्मार्टफोन्स की जो मार्केटिंग होनी है, इसका जो R&D होना है, इसका जो प्रोडक्शन होना है, इसका जो ऑपरेशन का काम है, जितने भी टास्क हैं वो यहाँ पर यही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट देखेगा। तो ये पूरा एक अपना कह सकते हैं ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम करता है। इसी तरीके से होम अप्लायंसेस की मार्केटिंग करनी है, सेल्स प्रमोशन करना है, किस तरीके से प्रोडक्ट को सेल करना है, बजट एलोकेट करना है, फाइनेंस की बात करनी है, कोई पर्सन को हायर करना है, सब चीजें इसी डिपार्टमेंट में देखी जाएंगी। यही डिपार्टमेंट हैंडल करेगा। यहाँ पर जो डिविजनल मैनेजर होगा वही इसको हैंडल करेगा, ठीक है। आई होप अब समझ में आ गया होगा। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये सर्विसेज में भी चलता है, मतलब सर्विसेज कंपनी जैसे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी प्रोवाइड करती हैं। जैसे आपके जो बैंक्स हैं वो आपको म्यूचुअल फंड भी प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज भी दे रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज भी यहाँ पे आपको देते हैं जो आपका बैंक का चैनल होता है, ठीक है। और इसके लिए डिफरेंट लाइसेंस, एक्सपर्टीज और नॉलेज की जरूरत होती है। जैसे इसका अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पर लें, मान लेते हैं एग्जाम्पल हम लेते हैं HDFC बैंक का, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, आपको बैंकिंग सर्विसेज भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इंश्योरेंस भी यहाँ पर बैंक में सेल कर रहा है, ठीक। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए इन्होंने अलग से डिपार्टमेंट एक बना रखा है, ठीक है। तो इसके थ्रू भी क्या कर रहे हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और ये सर्विसेज आपके प्रोडक्ट के अंदर ही आती है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए जैसे इस फ्लो चार्ट को अगर हम देखें तो ये तो हमारी टॉप अथॉरिटी हो गई। इसके बाद हमने क्या किया, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिवीजन किया है, डिविजनल प्रोडक्ट X, डिविजनल प्रोडक्ट Y एंड डिविजनल प्रोडक्ट Z। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हर एक प्रोडक्ट का अपना R&D है, अपना मार्केटिंग है, अपना फाइनेंस है, ठीक है। इस तरीके से और भी आपकी जो ऑपरेटिंग फंक्शंस हैं, ठीक है, जैसे क्लरिकल फंक्शंस हो गए, आपका HR हो गया, R&D है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, ये सब आपके डिवीजन वाइज होगा, ठीक। आई होप क्लियर हुआ। देखिए ये चार्ट देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोडक्ट, ज्योग्राफिकल टेरिटरी और प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग किस तरीके से डिवीजन होता है। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको डिवीजन बता दिया, ठीक है। फंक्शन के अकॉर्डिंग डिसीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं डिपार्टमेंटेशन बाय ज्योग्राफिक टेरिटरी। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपका रेलवेज। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको समझने की कोशिश करें एक चार्ट के थ्रू, ठीक है, पूरा आ नहीं पाएगा यहाँ पे लेकिन समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे मान लेते हैं सेंट्रल रेलवे, ये आपका NCR है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, NR नॉर्दर्न रेलवे, ECOR ईस्टर्न कोस्टल रेलवे, ठीक है। इस तरीके से आपके NWR है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जोन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक। तो यही क्या कहलाता है, ज्योग्राफिक टेरिटरी के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंटेशन, ठीक। अब अगर मान लेते हैं कि हमको यहाँ पर एक एम्प्लॉय की जरूरत है, तो जो एडवर्टीजमेंट आएगा वो स्पेसिफिकली सेंट्रल रेलवे के लिए ही आएगा। ऐसा नहीं है कि उस पर्सन को फिर हम NCR में शिफ्ट कर देंगे, NCR में भेज देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी टास्क होंगे उसका जो भी रिसर्च डेवलपमेंट होना है, जो भी हमें हायर करना है, ठीक है, यहाँ पर हमें जो भी प्रोडक्ट की जरूरत है, कुछ भी XYZ जो भी जरूरत है वो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ही देखना पड़ेगा, बाकी डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। लास्ट है हमारा डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंटेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट A, प्रोजेक्ट B, प्रोजेक्ट C, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा अकाउंटेबिलिटी। तो द रिसोर्सेज फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज are deployed and concentrated on a single product or service or process under a single management, that is managers or group। अब देखिए जब आपने यहाँ पर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है तो जो भी इसका डिविजनल मैनेजर होगा वो उस डिपार्टमेंट के लिए अकाउंटेबल होगा। वहां पर जो भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, उसके लिए कौन अकाउंटेबल होगा, वो पर्टिकुलर मैनेजर या ग्रुप ऑफ मैनेजर्स वहां पर जो अपॉइंटेड हैं
वही इसके लिए अकाउंटेबल होंगे, ठीक है। दिस मेक्स द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर द प्रोडक्शन, उसके स्टैंडर्डाइजेशन, उसके प्रोसीजर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी सेल्स, सब कुछ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है दैट नेस्ले मिल्क प्रोडक्ट्स एंड न्यूट्रिशन डिवीजन विल हैव अ डिस्टिंक्ट मैनेजमेंट टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो जब हमने सबको डिवीजन वाइज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, सबको एक यूनिट की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो सबका प्रोडक्शन, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स अलग होगी और इससे अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन विद डिविजनल स्ट्रक्चर आर अडेप्टेबल एंड कैन टारगेट स्पेसिफिक कस्टमर्स थ्रू प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अब हमने जो यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है, इससे क्या होगा, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन भी आएगा, ठीक। ईच डिवीजन फोकसेस ऑन स्पेशलाइज्ड एफर्ट्स ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस or market, and employees in this division can shift the direction of their business to respond to the changes in local condition। देखिए यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं सैमसंग का ही एग्जांपल, ठीक है। मान लेते हैं कि स्मार्टफोन यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है, और हमने क्या बात की थी, टेलीविजन हो रहा है, ठीक, होम अप्लायंसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो गया ना, कि अब ये जो डिपार्टमेंट है ये होम अप्लायंसेस के लिए ही देखेगा और यही रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें जो भी गड़बड़ी होगी इसके लिए यही अकाउंटेबल होगा, इसी को देखना पड़ेगा। स्मार्टफोन्स के लिए भी हमने क्या करा, एक अलग डिवीजन बना दिया, तो जो भी स्मार्टफोन्स आएंगे उनकी जो मार्केटिंग करनी है, नया फोन अगर लॉन्च हो रहा है तो किस तरीके से लॉन्च करना, उसकी क्या प्राइसिंग रखनी है, ये सब कुछ कौन देखेगा, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट देखेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर हम स्मार्टफोन डिवीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो फोन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसका प्राइस हम मान लेते हैं 9,999 है ना, क्योंकि इस तरीके से ये लोग प्राइस रखते हैं, ऐसा लगता है कि वाओ कितना सस्ता है, सिर्फ 9,000 का फोन है, हम लोग को ऐसा लगता है ना, बट ये एक्चुअली है कितने का, 10,000 का, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर भी ये लोग खेलते हैं हम लोगों के साथ, खैर उस पर नहीं जाएंगे, वो मार्केटिंग का पोर्शन है हमारा। तो मान लेते हैं कि जो हमारे फोन की कॉस्ट है वो 9,999 है, ठीक है। अब हम एक ऐसे एरिया में मान लेते हैं कि इंडिया में ही हमें प्रोडक्ट सेल करना है, तो इंडिया में अगर हमने ये प्राइस रखा है तो हमें पता है कि मैक्सिमम लोग अफोर्ड कर लेंगे और आराम से फोन परचेज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यही स्मार्टफोन का प्राइस अगर हम यहाँ पर 50K रख देते हैं तो क्या कोई परचेज करेगा इंडिया में? जल्दी कोई परचेज करने की कोशिश नहीं करेगा, कहेगा कि अगर मुझे 50,000 का सैमसंग का ही फोन खरीदना है तो मैं आईफोन ना ले लूं, है ना, तब तो यही कहेंगे, राइट, क्योंकि आईफोन तो क्या है, एक स्टेटस सिंबल भी हो चुका है, ठीक है, वो शुरू से ही था और अब और ज्यादा हो गया है, ठीक। तो यहाँ पर सिंपल सा कहने का मतलब ये है that employees in this division can shift the direction of their business to respond to the changes in local condition। local condition में अगर कुछ changes हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी क्या है, हम अपने डिपार्टमेंट में, अपने यूनिट में चेंजेस ला सकते हैं। अगर हमको लग रहा है कि 9,999 का भी फोन इंडिया में सेल होने में दिक्कत होगी तो हम क्या करेंगे, इसकी प्राइसिंग को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे ताकि हम मार्केट कैप्चर कर सके। हो सकता है कि हम दूसरी किसी कंट्री में और ज्यादा प्राइस में प्रोडक्ट्स को सेल कर पाए, वहां के लोग अफोर्ड भी कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोकल डिसीजन। सो एज डिसीजन मेकिंग इन फ्यू एरियाज इज शिफ्टेड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द डिविजनल मैनेजमेंट, the divisional management can make decisions on improving the working condition in the business unit depending upon the changes in local market condition. The performance of the divisional management is evaluated on the basis of performance of the overall business unit. So I hope अब समझ में आ गया होगा, अभी पीछे डिस्कस किया उसके बेसिस पर ही आगे यहाँ पे बोल रहा है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कई बार टॉप मैनेजमेंट ट्रांसफर कर देता है डिविजनल मैनेजमेंट को, और ये जो डिसीजन लेना होता है हमें लोकल कंडीशंस को देखते हुए लेना पड़ता है, हमारी जो लोकल मार्केट कंडीशंस है उनको ध्यान रखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मल्टीपल ऑफरिंग्स। सो डिवीजन स्ट्रक्चर इज मोस्ट सूटेड फॉर बिजनेस विद कॉम्प्लेक्स मल्टीपल एंड डाइवर्स प्रोडक्ट लाइंस व्हिच कन्वर्ट्स अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्मॉल प्रॉफिट सेंटर्स। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, सैमसंग है आपका, आप HUL भी ले सकते हैं, ITC है, ये सब के पास प्रोडक्ट लाइन बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी इनकी प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है। और जब हमारी प्रोडक्ट लाइन बड़ी होती है तो ये ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट लाइन बड़ी है इसका मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत
बढ़ा है, ठीक। और हमने जब इसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट डिविजन्स में, डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर दिया तो ये स्मॉलर प्रॉफिट सेंटर्स की तरह बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंडिविजुअली एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही सारे टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा स्पीड। सो डिविजनल यूनिट्स आर एबल टू रिस्पॉन्ड इजीली एंड क्विकली विद द चेंजेस टू द लोकल मार्केट condition. For example, during a slowdown in the local market, a company in Pune automobile cluster had decided to operate the assembly plant on the 3 out of 6 working days to avoid overhead cost and possible layoffs. ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे कह रहा है कि जो डिविजनल यूनिट्स हैं वो लोकल मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग इजीली और क्विकली रिस्पॉन्ड करती हैं, ठीक। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कॉस्ट। एज स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज आर टारगेटेड टुवर्ड्स ऑटोनोमस डिविजनल यूनिट्स, ईच यूनिट इज डिजाइंड टू बी सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है। हमने यहाँ पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमने यहाँ पे डिवीजन कर दिया और जो हर डिवीजन है वो अपने में क्या है, एक यूनिट है, ठीक है। तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का टास्क है, जिस तरीके से एक फुल फ्लेज ऑर्गेनाइजेशन रन करता है उसी तरीके से ये डिवीजन भी रन करेगा। इसके लिए हमें चाहिए होगा फंड्स, है ना, इसके लिए हमें पूरा प्रॉपर सेटअप करना पड़ेगा जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना पड़ता है, जिसमें हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी। हमें यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी देखना पड़ेगा, हमें प्रोडक्शन के लिए भी सेटअप करना पड़ेगा, यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए भी हमको देखना पड़ेगा, मार्केटिंग के लिए भी देखना पड़ेगा, सेल्स एंड प्रमोशन के लिए भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंपनी की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक। सो दिस में ऑल्सो लीड टू डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स बिकॉज एवरी बिजनेस यूनिट विल हैव देयर इंडिपेंडेंट सपोर्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, एक चीज और है, अब हर डिवीजन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हर डिवीजन में आपका प्रोडक्शन होगा, हर डिवीजन में आपका एचआर, मार्केटिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर पर्सन को हायर किया गया तो यहाँ पर भी हायर किया जाएगा, यहाँ पर भी किया जाएगा, यहाँ पर भी किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी हो रहा है, ठीक। लाइक आपका अकाउंटिंग, एचआर, मार्केटिंग, R&D लीडिंग टू हाई कॉस्ट। मतलब सिंपल से कहने का ये है कि हर एक डिपार्टमेंट में सेम टाइप का टास्क परफॉर्म किया जा रहा है, तो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज हो रही है और ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट भी यहाँ से बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइवलरीज। सो सेल्फ सफिशिएंसी अमंग ऑटोनोमस डिविजनल यूनिट्स कैन ऑफन लीड टू लिटिल और नो कम्युनिकेशन विद अदर यूनिट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने जब डिपार्टमेंट्स में इनको क्लासिफाई कर दिया, डिपार्टमेंट में बांट दिया, तो यहाँ पर राइवलरी भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट को किसी से मतलब है नहीं, है ना। अब इस डिपार्टमेंट को इस डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितना भी काम होना है वो इसी डिपार्टमेंट के अंदर ही होना है, इसी डिवीजन के अंदर होना है, इनसे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जब कम्युनिकेशन नहीं होता तो कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है, जबकि है किसका पार्ट, एक प्रॉपर पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ही ये पार्ट है। अब कम्युनिकेशन गैप जब अराइज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि राइवलरीज क्रिएट हो सकती हैं, ठीक। सो डिविजनल यूनिट्स कैन आल्सो पुट देयर ओन गोल्स अहेड ऑफ देयर पेरेंट कंपनी गोल्स कॉजिंग अननेसेसरी राइवलरी। यहाँ पर डिपार्टमेंट के बीच में कंपटीशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हिमालय है ना, हिमालय काफी प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, जैसे आपके बेबी प्रोडक्ट्स भी बनाती है, ठीक है, आपके हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स भी बनाती है, आपके स्किन केयर के प्रोडक्ट, तो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन इनकी भी है, ठीक। अब क्या होगा, ये एक डिवीजन हो गया, ये एक डिवीजन हो गया, ये एक डिवीजन हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में मान लेते हैं कि कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि किसकी मार्केटिंग ज्यादा है, किसने सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, किसने सबसे ज्यादा ग्रोथ ली। अब इसमें क्या होगा, आपस के कंपटीशन चक्कर में जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल था वो तो कहीं पीछे ही रह गया और आपस की लड़ाई में ऑर्गेनाइजेशन पिस गया, ठीक है। तो ये भी हो जाता है and may become an obstacle to achieve the overall corporate goals। जो corporate goals है वो तो हम कहीं भूल ही गए, आपस में जो राइवलरी थी उसके चक्कर में क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये। लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें क्रिएशन ऑफ सिलॉस। सिलॉस लिटरली मीन्स अ टॉल टावर used to store food grains. Creation of silos in the context of management can be inferred as creation of several departments or groups in isolation from one another, which makes it difficult to communicate, share information, transfer skills and business practices across the organization। हमने जब different departments में
बना दिया, इसको क्लासीफाई कर दिया, डिफरेंट यूनिट्स बना दी, तो ये क्या हो जाती है, आइसोलेट हो जाती है ना, क्योंकि एक दूसरे से इनको कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो यहाँ पर कम्युनिकेट करने में भी डिफिकल्टी होती है, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में भी दिक्कत होती है, और अगर हमें स्किल्स ट्रांसफर करनी है, बिजनेस ऑपरेशंस के लिए देखना है, उसमें भी काफी दिक्कत होती है। सो इट में ऑल्सो बिकम टू क्रॉस सेल प्रोडक्ट और सर्विस बिटवीन द डिविजन। आई होप आप लोग को डिसएडवांटेज क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अडेप्टिव स्ट्रक्चर। अडेप्टिव स्ट्रक्चर के अंदर हमारे दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है और एक हमारा है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अपने में ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।